Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing, and today I'm with the part 5th of the previous videos. Today we will be discussing about the opioid use disorder. Coming to the profile of the substance, before beginning with the opioid use disorder, let's see what is the profile of this opioid. Basically, अगर हम बात करेंगे तो term opioid हम refer करते हैं एक ग्रुप को, ए ग्रुप ऑफ द कंपाउंड्स जिसमें बहुत सारे अदर कंपाउंड्स इंक्लूडेड है. नाउ कमिंग टू द पैटर्न ऑफ यूज. अगर पैटर्न ऑफ यूज़ की बात करेंगे इस ओपियोइड की, इस किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो जो डेवलपमेंट होता है इस ओपियोइड एडिक्शन का, वो बेसिकली दो में से एक टिपिकल बिहेवियर पैटर्न फॉलो करेगा. क्या क्या? द फर्स्ट वन है जब ये एडिक्शन हो जाती है व्हेन एन इंडिविजुअल हु हैज़ ऑलरेडी ऑब्टेन्ड दिस ड्रग एज अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम एनी फिजिशियन फॉर बेसिकली पेन रिलीफ के लिए उसको कोई फिजिशियन प्रेस्क्राइब करेगा और उस को फॉर रिलीफ पर्पजेस ऑफ दैट मेडिकल प्रॉब्लम वो ये ड्रग लेता है एंड फिर अब्यूज़ करता है एंड एडिक्शन हो जाता है व्हेन एन इंडिविजुअल इंक्रीजेज द अमाउंट और ईदर द फ्रीक्वेंसी टू यूज़ दिस ड्रग. उसकी वजह से वो क्या करता है, वो जस्टिफाई करता है हिज बिहेवियर एज सिम्टम ट्रीटमेंट. वो बोलता है मुझे सिम्टम्स अभी ठीक नहीं हुए, मुझे ये ड्रग फिर से लेना है. उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ करेगा और उसकी व्हाट इज़ कॉल्ड एज उसका अमाउंट भी इंक्रीज़ करेगा. द पर्सन जो ये ओपियोइड लेता है वो ऑब्सेसिव बन जाता है विथ ऑब्टेनिंग दिस मोर एंड मोर सबस्टेंस और इसकी वजह से वो सीक करता है आउट द सेवरल फिजिशियंस इन ऑर्डर टू रिप्लेनिश एंड मेंटेन दीज सप्लाईज. ठीक, ये एक पैटर्न का तरीका है. दूसरा पैटर्न होता है ऑफ बिहेवियर एसोसिएटेड कि जिसने ये एडिक्शन ऑफ द ओपियोइड्स हुई होगी उन इंडिविजुअल में हु यूज़ दीज ड्रग्स फॉर द रिक्रिएशनल पर्पजेस और इसको इलीगल सोर्सेज से वो अचीव करते हैं, ऑब्टेन करते हैं. एंड दिस ओपियोइड may be used for inducing some euphoric effects और in combination वो stimulant के साथ भी या दूसरे ड्रग्स के साथ भी यूज़ किया जा सकता है ताकि ये euphoric इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो सके. ठीक है, उसके बाद टॉलरेंस डेवलप होती है या एडिक्शन हो जाती है जिसके बाद इंडिविजुअल लीड करता है टू प्रोक्योर द सब्सटेंस बाय व्हाटएवर मीन्स is required to support his habits, whether good deeds या I don't think so good deeds करेगा, the bad deeds to support his habits वो ये सब करता रहता है. मतलब पैसे जमा करते रहता है या फ्रेंड्स से मांगेंगे, रिलेटिव से मांगेंगे ताकि वो इस एडिक्शन को रिलेटेड एडिक्शन बिहेवियर को है वो सस्टेन कर सके. एंड डेफिनेटली मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग अगर हम बात करेंगे इन ओपियोइड ड्रग्स की, या ये ऑरली भी लिया जा सकता है या स्मोक करके भी लिया जा सकता है, सबक्यूटेनियस इनफैक्ट भी लिया जाता है, इंट्रावेनस इंजेक्शंस कर सकते हैं ओपियोइड्स के या इंट्रामस्कुलर भी ये ओपियोइड्स लिए जा सकते हैं. एंड बेसिकली ये अंडर सुपरविजन अगर हम बात करेंगे व्हेन वी यूज़ दीज मेडिकेशंस दे आर यूज्ड अंडर सुपरविजन वेदर इन द हेल्थ सेटिंग्स अगर हम बात करेंगे. एंड दे आर द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट्स अगर हम बात करेंगे रिलीफ फ्रॉम द पेन की, तो दे आर द मोस्ट इफेक्टिव agents. However, they also produce some pleasurable effect जैसे हमने बात किया था because they act on the CNS and जिसकी वजह से उनका जो abuse है वो increase हो सकता है. अगर abuse increase होगा तो definitely physiological या psychological addiction to these opioids हो सकती है. And they with the constituent taking of these opioids a profound tolerance gets developed also. And regardless any means ये ओपियोइड ये इंडिविजुअल ये ओपियोइड लेने की कोशिश करता है.
नाउ कमिंग टू द इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी, क्या होती है इस ओपियोइड के इफ़ेक्ट ऑन आवर बॉडी। अगर हम बात करेंगे द फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, या हम ऐसे बोलेंगे ओपियोइड्स कभी कभी नारकोटिक एनाल्जेसिक में भी क्लासीफाई किए जाते हैं, क्योंकि उनका जो मेजर इफ़ेक्ट प्राइमली ऑन द सीएनएस होता है, हमारे आइज़ होता है या जीआई सिस्टम होता है। एंड अगर क्रॉनिक मॉर्फिन यूज़ करता है या एक्यूट मॉर्फिन टॉक्सिसिटी जो होती है, उसमें हम देखते हैं कि वो सिंड्रोम ऑफ सेडेशंस दिखाता है, या क्रॉनिक कंस्टिपेशन दिखाता है, डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, या पिन पॉइंट प्यूपल्स भी दिखा सकता है। सो इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, सारे ओपियोइड, चाहे ओपियोइड्स हो, चाहे उसके डेरिवेटिव्स हो, या सिंथेटिक ओपियोइड्स हो, वो अफेक्ट करते हैं सीएनएस को। एंड कॉमन मैनिफेस्टेशंस उनमें यही होता है कि इफोरिया हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है, मेंटल क्लाउडनिंग हो जाती है, और उसके बाद जो कॉमन सीएनएस इफेक्ट्स है वो ड्राउजीनेस है, पेन रिडक्शन है, या पिपुलरी कंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं, क्यों, बिकॉज ओक्यूलोमोटर नर्व उससे स्टिमुलेट हो जाती है। सीएनएस बेसिकली डिप्रेस्ड हो जाता है, डिप्रेशन दिखाता है रेस्पिरेटरी सेंटर्स की जो मेडुला में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। सो अगर दूसरा बात करेंगे जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट्स की, तो इस ड्रग दे एक्सर्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर जीआई सिस्टम, बोथ ऑन वेदर ऑन द स्टमक और द इंटेस्टिनल टॉनेसिटी वो इंक्रीज हो जाती है। पेरिस्टलासिस एक्टिविटीज़ जो है इंटेस्टाइन्स की वो डिमिनिश्ड देखने को मिलती है, और दीज इफेक्ट जो वो लीड कर सकती है टू अ मार्क डिक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू आवर जीआई सिस्टम। एंड इसकी वजह से नोटेबल थेरेपेटिक इफेक्ट होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डहेरिया वगैरह, वो ये सब कर सकते हैं। हाउएवर सम कॉन्स्टिपेशंस या इवन फीकल इम्पाक्शन में बी द सीरियस प्रॉब्लम अगर किसी ने क्रॉनिकली ओपियोइड यूज़ किया। द नेक्स्ट इज़ द कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट इन थेरेप्यूटिक डोज। अगर हम बोलेंगे तो ओपियोइड्स मैनिमल इफेक्ट दिखाते हैं ऑन आवर हार्ट, बट द मॉर्फिन इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली टू रिलीव दिस पल्मोनरी एडीमा या पेन ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कार्डियक क्लाइंट्स में। अगर हमने ओपियोइड डोजेस हाई दिए, वो इंड्यूस कर सकते हैं कुछ हाइपरटेंशन वगैरह वो करके। एंड अगर बात करेंगे सेक्चुअल फंक्शनिंग की, विथ ओपियोइड यूज देयर इज डेफिनेटली द डिक्रीज इन द सेक्चुअल फंक्शन एज वेल एज द डिमिनिश्ड लिबिडो, जिसमें डिलेड एजैकुलेशन, इम्पोर्टेंस या ऑर्गन्स ऑफ फेलियर भी हो सकता है। एंड सेक्चुअल साइड इफेक्ट्स जो कि ओपियोइड से हो सकते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं कि इंडिविजुअल कितना अमाउंट ऑफ द ओपियोइड लेगा। नाउ कमिंग टू द ओपियोइड इंटॉक्सिकेशन। अगर इंटॉक्सिकेशन की बात करेंगे ओपियोइड की, उसमें क्लिनिकली सिग्निफिकेंट प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स हमें देखने को मिलते हैं, चाहे साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगी जो कि डेवलप हो जाएंगी ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर ओपियोइड यूज़। ठीक है, इसमें जो सिम्टम्स है वो इनिशियली तो यूफोरिया होता है, लेकिन उसके बाद एपैथी हो जाती है, डिस्फोरिया हो जाता है, साइकोमोटर एजिटेशन हो सकती है, या रिटार्डेशन भी हो सकती है, डिस्फोरिया भी हो सकता है, एंड which I already told, या impaired judgment। फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, लाइक द पिपुलरी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ड्राउजीनेस, स्लटर्ड स्पीच, इम्पेयर्ड अटेंशन या मेमोरी, उसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। एंड मोस्ट ऑफली सीवियर ओपियोइड इंटॉक्सिकेशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने का बहुत ही चांस होता है, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जब उसने हाई डोज में ओपियोइड लिया वो कोमा में जा सकता है, या इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। नाउ कमिंग टू द ओपियोइड विड्रॉवल। अब अगर किसी ने विड्रॉवल सिम्टम्स क्या होते हैं ओपियोइड के, एंड ओपियोइड विड्रॉवल तो प्रोड्यूस होता है प्रोड्यूसेस ए सिंड्रोम्स ऑफ सिम्टम्स जो कि आफ्टर डेवलप होते हैं आफ्टर द सेडेशन ऑफ, या रिडक्शन करेगा कोई जब उसने हैवी या प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ ओपियोइड किया होगा, या उसके रिलेटिव सब्सटेंसेस का। ठीक, सिम्टम्स इनमें होते हैं डिस्फोरिक मूड, नोशिया, वोमिटिंग, मसल एक्स, लैक्रिमेशन, राइनोरिया भी होता है, रनिंग नोज, या पिपुलरी डायलेशन, या पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग, डहेरिया, यॉर्निंग जो इसमें इंपॉर्टेंट है, फीवर या इंसोम्निया भी हो सकता है। अगर हम बात करेंगे इसका ओपियोइड का एक ड्रग जो कि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है जिसको हम हेरोइन बोलते हैं, अगर उसका विड्रॉवल सिम्टम्स देखेंगे वो ऑकर होता है विद इन 6 to 8 आवर्स आफ्टर लास्ट डोज, लेकिन पीक वो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं आफ्टर 1 to
3 डेज़ एंड उसके बाद ग्रेजुअली सबसाइड हो जाता है विद इन 5 to 10 डेज़। ठीक, अगर हम लॉन्ग एक्टिंग ड्रग की बात करेंगे जो ओपियोइड में आता है जिसको हम मेथाडोन बोलते हैं, उसके विड्रॉवल सिम्टम्स वो बिगिन होते हैं विद इन 1 to 3 डेज़ आफ्टर लास्ट डोज और पीक between days 4 and 6 and complete within 9 to 21 days। ठीक, उसके बाद अगर विड्रॉल फ्रॉम द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग मेपेरेडिन की बात करेंगे, वो क्विकली बिगिन होता है, रीच करता है विद इन 8 to 12 आवर्स और कंप्लीट हो जाता है इन 4 to 5 डेज। नाउ कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशंस कि क्या हो सकता है ओपियोइड यूज़ के इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस होती है जो कि क्रॉनिक ओपियोइड यूज़ की वजह से हो सकती है, जैसे कि इलिसिट ड्रग यूज़ किया तो पार्किंसनिज्म होने का खतरा होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने का खतरा होता है, या ट्रांसफरेंस मेलाइटिस होने का खतरा होता है। ठीक है, या कॉम्प्लिकेशंस अगर बिकॉज मैंने बोला कि वो इंट्रावेनस भी लिया जाता है ये ओपियोइड, तो एड्स एक डिजीज़ है उसका खतरा होता है, स्किन इन्फेक्शंस, थ्रोम्बोफिलेबाइट्स होने का खतरा होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, सेप्टिसीमिया का, इनफैक्ट वायरल हेपेटाइटिस का भी, या टेटनस या एंडोकार्डाइटिस का भी खतरा होता है। एंड डेफिनेटली ड्रग पेल्डिंग इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, या इन्वॉल्वमेंट इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो कि एक सोशल कॉम्प्लिकेशन है एंड विच आर अगेंस्ट द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ अवर सोसाइटी। Now coming to the treatment of what is called as opioid disorder। ठीक, बेसिकली अगर हम ओपियोइड ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो डिफरेंट तरीक़ों से ये दिए जाते हैं, टाइप्स होते हैं इसके, जैसे कि पहला है ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज। अगर किसी ने ओवरडोज ऑफ द ओपियोइड लिया, वो ट्रीट किया जाता है बाय द नारकोटिक एंटागोनिस्ट, जिसमें हम नैलोक्सोन यूज़ करते हैं या नैलट्रैक्सोन। यूजुअली हम ये इंट्रावेनसली इंजेक्ट करते हैं 2 mg ऑफ नैलोक्सोन, जिसको हमें रिपीट फॉलो करना पड़ता है, रिपीट इंजेक्शन इन 5 to 10 मिनट्स टू कॉज द रिवर्सल इफेक्ट जो कि ओवरडोज की वजह से हुआ होता है। बट नैलोक्सोन को जैसे कि शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड है, तो रिपीट करना पड़ता है डोजेज एवरी 1 to 2 आवर्स एंड जनरली इसमें जनरल सपोर्ट एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। The second one is the detoxification। Detoxification this mode जो होता है ये ट्रीटमेंट का, इसको यूजुअली जो डिपेंडेंट पर्सन होता है बेसिकली इसको टेकन ऑफ करते हैं हम ओपियोइड से। कैसे करते हैं, या तो हम यूज़ करते हैं कोई सब्स्टिट्यूएंट ड्रग लाइक मेथाडोन यूज़ करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसका बेसिकली यही एम होता है ग्रेजुअली टेपर ऑफ करना पेशेंट का फ्रॉम मेथाडोन लेस पहले एक अमाउंट देंगे मेथाडोन का ताकि वो ओपियोइड ना ले, उसके बाद उसका डोजेज कम करते जाएंगे, जिसकी बाद वो स्टॉप ही किया जा सकता है। एंड मगर इसमें ये खतरा है कि रिलैप्सेस होने का चांसेस हो सकता है, और उसके बाद क्या इसको बोलते हैं, अगर हमने मेथाडोन देते हैं हम इसमें, तो कभी कभी इंडिविजुअल मेथाडोन पे डिपेंडेंट हो सकता है। ठीक, या तो ये कर सकते हैं, या तो दूसरा होता है क्लोनिडीन एक ड्रग है, वो यूज़ कर सकते हैं ताकि उसको जो ओपियोइड की एडिक्शन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है ना, लेकिन इसका भी साइड इफ़ेक्ट है, लाइक एक्सेसिव सेडेशन हो सकती है इसमें, या पोस्टूरल हाइपोटेंशन होने का खतरा हो सकता है। ठीक, या तो ये करते हैं, या तीसरा हम ये कर सकते हैं नैलट्रोक्सोन जो हमने डिटॉक्सिफिकेशन में यूज़ करते हैं विथ क्लोनिडीन देते हैं। ठीक है, क्योंकि नैलट्रोक्सोन ऑलरेडी ओरली अवेलेबल नार्कोटिक एंटागोनिस्ट है जो कि हम देते हैं ओपियोइड डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स को, जिसकी वजह से विड्रॉल सिम्टम्स होता है। तो दी सिम्टम्स हम मैनेज कर सकते हैं विथ द एडिशन, जब हम नैलट्रोक्सोन को विथ क्लोनिडीन देते हैं फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स के लिए देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्लोनिडीन को विड्रॉ करते हैं और पेशेंट को सिर्फ नैलट्रोक्सोन पे रख देते हैं अलोन। नाउ इफ़ द पर्सन टेक्स दिस ओपियोइड, वहाँ पे तो कोई प्लेजरेबल एक्सपीरियंस उसको नहीं मिलेगा क्योंकि ओपियोइड रिसेप्टर ब्लॉक हुए होते हैं बाय नैलट्रोक्सोन। तो ये एक डिटॉक्सिफिकेशन का ये जो कंबाइंड मेथड है, दैट इज़ नैलट्रोक्सोन विथ क्लोनिडीन, ये इफेक्टिव हम देख सकते हैं, वो पाया जाता है।
और लास्ट में हम ये इन सब को मेंटेनेंस डोज पे रखते हैं। और लास्टली साइको सोशल रिहैबिलिटेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है पोस्ट डिटॉक्सिफिकेशन फेज़ में। चाहे हमने डिटॉक्सिफिकेशन की भी हो, लेकिन उसके बाद साइको सोशल रिहैबिलिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके अलावा ये क्लाइंट जो है वो वापस इन ड्रग्स की तरफ जा सकता है। एंड दैट ये रिहैबिलिटेशन इनका इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा होता है इंडिविजुअल के पास। ये हमें सोशल लेवल पे भी करना चाहिए एंड द ऑक्यूपेशनल लेवल पे भी, ताकि जो इंडिविजुअल है, एंड मोस्टली हम फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करते हैं इन दिस साइको सोशल रिहैबिलिटेशन, सो दैट दिस इंडिविजुअल डज नॉट गो अगेन टू दिस what is called as a drug abuse. That was all about this topic. I will be soon with next video inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.